हेलो बच्चों, वेलकम टू समाधान सीरीज सेकेंड लेक्चर। ठीक है। हम लोग बात किए थे कि मोलालिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सॉरी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। तो देखो, हमें ना कुछ कुछ सोर्सेज है, मतलब एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है ना, तो उसका स्ट्रेटेजी होता है कि किस तरीके से आप एग्जाम को क्वालिफाई करोगे। कोई जरूरी नहीं है कि आप हर टाइम मतलब स्टैंडर्ड बुक से पढ़ो, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना होता है। एग्जाम क्वालिफाई करना और नॉलेज रखना दोनों डिफरेंट चीज है। ठीक है। तो एग्जाम किस तरीके से क्वालिफाई करना है, कहाँ पे क्या चीज पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, वो यहाँ पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। पहले ही बताया, जो टॉपर्स हैं, जो बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, वो अच्छे से पढ़े, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और पढ़ना चाहिए। पढ़ना बहुत अच्छा चीज है। और जिनसे नहीं हो पा रहा है, जो चीजें को से मेसअप हो गए हैं, जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, उनके लिए ये चैनल है और उनके लिए यहाँ पे कंटेंट्स अपलोड की जाती है। ठीक है। तो अभी देखो, सबसे बेसिक चीज जो है, हम लोग का पहला लेक्चर में मोल्स के बारे में सीखे थे कि मोल्स कैसे कैलकुलेट करना है। एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है। अभी हम लोग ना, मेरे पास जो अभी पीडीएफ खुला हुआ है, ये है एनसीईआरटी बुक क्लास 12 का। तो यहाँ से हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने सीखेंगे, किस तरीके से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस होते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो एक हल्का सा रिकैप लेते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है। देखो, सबसे पहले आ जाओ फर्स्ट पेज पे। देखो, ये सॉल्यूशन चैप्टर है। हम्म, ठीक है, ये सॉल्यूशन चैप्टर है। ये आपको नहीं पढ़ना है, यहाँ पे थोड़ा सा जानना है आपको कि सॉल्यूशन मतलब क्या होता है। सॉल्यूशन क्या है? एक तरीके का मिक्सचर है। सॉल्यूशन क्या है? एक तरीके का मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है भाई? होमोजेनियस मिक्सचर। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर होता है कब? जब टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। ठीक है। दो या दो से अधिक कंपोनेंट हो सकता है किसमें? सॉल्यूशन में। ठीक। अब देखो, होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब क्या है कि इट्स कंपोजिशन एंड होमोजेनियस मिक्सचर मतलब क्या होता है? इसका कंपोजिशन क्या होगा? सेम होगा। कंपोजिशन और प्रॉपर्टी सेम होगा। आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। मतलब जैसे मान ले शरबत बनाए, तो ये शरबत का पहला बूंद से लेके आखिरी बूंद तक सबका टेस्ट सेम होगा। सबका यूनिफॉर्मिटी होगा, यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म टेस्ट टेस्ट होगा। ठीक है। ये नहीं कि यहाँ पे इधर ड्रिंक कर रहे हैं, ये ऊपर अभी यहाँ पे ज्यादा अच्छा भी लग रहा था टेस्ट, यहाँ आए तो नमकीन लगने लगा, यहाँ अलग टेस्ट। वैसा नहीं। टेस्ट यूनिफॉर्म टेस्ट होना चाहिए। ठीक है। या फिर जो भी प्रॉपर्टी शो करे, सारा यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी शो करे। ठीक। तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि होमोजेनियस मिक्सचर है। जनरली द कंपोनेंट दैट प्रेजेंट इन लार्जेस्ट क्वांटिटी, कल से बता रहा हूँ, लार्जेस्ट क्वांटिटी में होगा तो क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। जो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी में होता है उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं। ठीक है। वन मोर कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन अदर देन सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। ये बताए थे। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? बाइनरी सॉल्यूशन मतलब होता है ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट हो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है। तो ये सब टर्म्स कल हम लोग डिस्कस किए थे। नेक्स्ट आ जाओ। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट, ये बताया था कि कौन कौन सा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हो सकता है। तो बताया गया था टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड करता है उसके सॉल्वेंट के टाइप पे। यदि सॉल्वेंट तुम्हारा लिक्विड है, तो सॉल्यूशन भी कैसा हो जाएगा? लिक्विड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, टाइप गैसियस सॉल्यूशन, तो गैसियस सॉल्यूशन का सॉल्वेंट देखो सब गैस है। इसमें से तुम्हारा सॉल्यूट तीन हम लोग अलग अलग लिए हैं, गैस, लिक्विड, गैस, सॉलिड। इसको चेंज किए तो गैस इन गैस का एग्जांपल हो जाएगा मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैसेस, मतलब जिसको हवा हम लोग बोल रहे हैं, एयर। एयर हम लोग ले रहे हैं, वही क्या है? मिक्सचर ऑफ गैस एंड गैस। यहाँ पे लिक्विड और गैस का एग्जांपल हो जाएगा क्लोरोफॉर्म को मिक्स कर रहे हैं किसमें? नाइट्रोजन गैस में। तो ये हो जाएगा एग्जांपल गैस, लिक्विड इन गैस का। सॉलिड, इसका क्या एग्जांपल होगा? गैस का कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। कैम्फर सॉलिड होता है, घर पे पूजा में देखे हो यूज होता है, और उसको नाइट्रोजन गैस में रख दिए, तो ये क्या हो जाएगा? गैसियस सॉल्यूशन के एग्जांपल। लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या होगा? गैस और लिक्विड का एग्जांपल, तो ऑक्सीजन को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं, बताया था मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो पानी में जो जीवन है वो क्या है? ऑक्सीजन गैस है। ठीक है। तो गैस डिसॉल्व किया किसमें? लिक्विड में। लिक्विड लिक्विड क्या होता है? इथेनॉल इन वाटर, बताया था ना। इथेनॉल को जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? लिक्विड लिक्विड हो गया, दोनों लिक्विड है, तो ये लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल हो जाएगा। सॉलिड लिक्विड, घर पे बताया था शरबत चीनी को डिसॉल्व करता है, वो हो गया। सॉलिड सॉल्यूशन, गैस इन सॉलिड क्या हो जाएगा? सॉलिड ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। पैलेडियम में हाइड्रोजन को डिसॉल्व कर रहे हो तो ये गैस इन सॉलिड हो गया। लिक्विड इन सॉलिड, एमाल्गम ऑफ मरकरी विद सोडियम। सोडियम सॉलिड होता है, मरकरी क्या होता है? लिक्विड होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, देखो यार, कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड। दोनों सॉलिड है, कॉपर भी सॉलिड है, तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ये बता चुका था।
एग्जाम्पल डिस्कस कर दिया। हम लोगों ने ये एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ लिया था। देखो इसमें बताया था आपको, हल्के हल्के बताया था, वेट बाय वेट, वेट बाय वेट परसेंटेज, मास परसेंटेज बोलते हैं। मास ऑफ द कंपोनेंट इन सॉल्यूशन बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन डिवाइडेड इनटू 100। जैसे बोला जा रहा है 10% ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 10 ग्राम ग्लूकोज डिजोल्व है 90 ग्राम वाटर में। कल के लेक्चर में ये बता दिया था। ठीक है, तो टोटल कितना होना चाहिए, 100 ग्राम होना चाहिए। इस तरीके से वॉल्यूम परसेंटेज होता है, तो वॉल्यूम परसेंटेज में क्या बोला गया है, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। अब इसमें देखो क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि जैसे मान लो बोला गया तुम्हें 10% इथेनॉल, 10% इथेनॉल का मतलब क्या हो जाएगा, 10 ml इथेनॉल डिसॉल्व है किसमें, इन वाटर सच दैट, इस तरीके से डिसॉल्व किया गया है जिससे टोटल वॉल्यूम क्या होगा, 100 ml होगा, ये आपको बताया गया था। नेक्स्ट देखो, वेट बाय वॉल्यूम के बारे में बोला गया था, मेडिसिन में यूज होता है, फार्मेसी ये सब में यूज होता है। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में कितना मास आप डिसॉल्व किए उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास आ जाता है वॉल्यूम परसेंटेज। अब देखो पार्ट पर मिलियन है, तो पार्ट पर मिलियन सेम परसेंटेज के जैसा होता है। परसेंटेज में हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे मिलियन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से पार्ट पर बिलियन भी होता है। तो सेम फॉर्मूला है, नंबर ऑफ पार्ट ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक, नेक्स्ट आता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हम लोग पढ़ चुके थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, ये पढ़ चुके हैं मोल फ्रैक्शन। अब देखो ये बताया था कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन इज 1 यूनिटी होता है। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लेंगे। इसमें ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें बोला गया कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल का आपको क्या करना है, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना, फॉर्मूला दिया हुआ है जिसमें 20% C2H6O2 मतलब 20% इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास है, मोल फ्रैक्शन आपको कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 20%, तो 20% अभी हम लोग परसेंटेज वाला पढ़े ना, तो परसेंटेज 20% मतलब आप क्या समझोगे, 20 ग्राम डिसॉल्व किया गया है 80 ग्राम। ठीक है, 80 ग्राम वाटर में 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल डिसॉल्व किया गया है, जिससे नेट कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो इसमें 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल हो गया और 80 ग्राम वाटर हो गया, तो ये 20% से आप समझ जाओगे। 20% वेट बाय मास दिखा ना यहाँ पे, तो ये 20% वेट बाय वेट का बात कर रहा है। तो 20% वेट बाय वेट मतलब 20 ग्राम सॉल्यूट है और 80 ग्राम सॉल्वेंट है। ठीक है, तो ये पता चल गया। तो 80 ग्राम का मोल निकाल लोगे वाटर का, 80 ग्राम के लिए कैसे मोल निकलता है, 80/18, 80 क्या होगा, गिवन मास हो गया, अब मोलर मास वाटर क्या हो जाएगा 18, तो यहाँ से वाटर का मोल आ जाएगा। इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल निकाल लो 20/62। ठीक है, ये दोनों का मोल आ जाएगा, ये इसका मोल हो जाएगा 0.32, इसका मोल हो जाएगा 4.44। ठीक है, अब इन दोनों से मोल फ्रैक्शन निकाल लो, और एक का मोल फ्रैक्शन निकल जाए तो वन से माइनस कर दो, आपको कैलकुलेटर मिलेगा, आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। उसमें भी हाथ मतलब बैठा रहना चाहिए आपका, लैपटॉप में या फिर फोन वाला कैलकुलेटर यूज करो। ठीक है, लैप ज्यादा बेटर है कि आप लैपटॉप का कैलकुलेटर को यूज करो, तो इससे आप सॉल्व कर पाओगे। देखो फिर आता है नेक्स्ट मोलैरिटी। मोलैरिटी में आपको बताया था मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब जैसे यहाँ पे मान लो कोई बोल रहा है कि मोलैरिटी है 0.25 मोल पर लीटर, तो इसमें इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि 0.25 मोल NaOH को डिसॉल्व किया गया, 0.25 मोल ऑफ NaOH हैज बीन डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, या फिर 1 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये हो गया मोलरिटी। मोलरिटी से रिलेटेड देखो एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि 5 ग्राम NaOH है तुम्हारे पास, 450 ml सॉल्यूशन डिसॉल्व किया है, 5 ग्राम NaOH का मोल निकाल पाओगे, 5/40 कर दोगे, इसका मोल आ गया, मोल आ जाएगा 1/8। तो 1/8 के लिए क्या करोगे, सॉल्व करोगे इसको, तो आ जाएगा तुम्हारे पास कितना, इसका आ जाएगा 0.125। कैसे सॉल्व कर रहे हैं, तो देखो यार इसको इस तरीके से हम कर देते थे, मैं अपना बता रहा हूँ, बाकी अब जिसका कैलकुलेशन अच्छा है वो अच्छे तरीके से देखो। 2 है, 2 में क्या मल्टीप्लाई करोगे, 10 हो जाएगा 5, और 4 में क्या मल्टीप्लाई करोगे तो 10 वाला टर्म आएगा, तो 25। ठीक है, तो 2 5 सर कितना होगा, 10, और 4 25 सर कितना होगा, 100, तो ये अल्टीमेटली कितना हो गया, 1000। और ऊपर क्या हो जाएगा, 5 × 25, तो 5 × 25 क्या होगा, 125, डिवाइडेड बाय क्या हो गया, 1000, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 0.125 हो जाएगा। ठीक है, मैं इस तरीके से कैलकुलेट करता था कि मतलब तुम्हें पता है कि जब डिनोमिनेटर में क्या आ जाए, 10, 10 के मल्टीपल्स आ जाएंगे तो तुम्हारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा।
तो इसलिए यहाँ पे क्या आंसर हो गया, 0.125 हो गया। ठीक है, जिनका कैलकुलेशन जैसे फास्ट है वो वैसे करेंगे। ठीक है, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि ये मैं बता दिया तो ऐसे आप कर रहे हो, उस तरीके से कोई जरूरी नहीं है। मोल्स आ गया NaOH का। अब इस मोल्स को लेके क्या कर लो, आप इससे निकाल लो मोलैरिटी। तो यहाँ 450 ml दिया हो सॉल्यूशन का वॉल्यूम, आप डिवाइड कर दो जो भी मोल्स आएगा। ठीक है, उस मोल्स को आप डिवाइड कर दो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, और कन्वर्ट कर दो, वॉल्यूम ml में दिया है उसको लीटर में कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर आ जाएगा 0.278। ठीक है, ये हो गया मोलैलिटी निकाल लिया। नेक्स्ट है देखो टर्म है तुम्हारे पास मोलैलिटी, ये बताया था कि मोलैलिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसका मतलब देखो दिया है कि यदि तुम्हें बोला जा रहा है कि कोई एक मोलर सॉल्यूशन है, एक मोलर लिखते हैं, एक मोलर लिखेगा तो क्या सोचोगे, कैपिटल एम। और यदि एक मोलर लिख दे, 1 मोलर, ठीक है, तो इसका मतलब क्या सोचना, इसका मतलब है कि 1 मोल सॉल्यूट डिजोल्व हुआ है 1 kg सॉल्वेंट में, 1 kg सॉल्वेंट में डिजोल्व हुआ है। समझ पा रहे हो? ऐसे सोचना है। तो इसमें देखो लिखा है कि 1 मोल पर केजी सॉल्यूशन ऑफ KCl, इसका मतलब क्या है, 1 मोल KCl को डिजोल्व किया गया है 1 kg वाटर में। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा कंसंट्रेशन टर्म, इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है देखो, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ जीरो मतलब 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो तुम देख पा रहे हो कि इथेनोइक एसिड का अमाउंट क्या दिया है, कम दिया है। तो कम दिया है तो ये अल्टीमेट अपने आप क्या हो जाएगा, ये अपने आप हो जाएगा सॉल्यूट, क्योंकि सॉल्यूट का अमाउंट क्या होता है, कम होता है, और सॉल्वेंट का अमाउंट क्या होता है, ज्यादा होता है, तो ये सॉल्वेंट बन जाएगा। तो ठीक है, अब इसका तुमको क्या करना होगा, मोलैलिटी निकालना, तो सॉल्यूट का मोल्स निकाल लो, तो सॉल्यूट का मोल्स निकाल लोगे और मास से डिवाइड कर दो 75 ग्राम से, इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया है, ताकि ये 75 ग्राम चेंज हो जाए किसमें, केजी में चेंज हो जाए। तो इससे मोलैलिटी निकाल लेते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे ये जो 4-5 क्वेश्चन दिया ना, ये पांचों क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना, ये पांचों क्वेश्चन टॉप क्लास है। एनसीईआरटी बहुत जबरदस्त बुक है, उसको सही से फॉलो करोगे तो फिर और तुम्हें कुछ सोचना ही नहीं है, बहुत जबरदस्त बुक। 5 सवाल दिए हैं, पांचों सवाल को लगाने की कोशिश करो। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको पक्का डिस्कस करेंगे। ठीक है, डीपीपी सेशन में, मतलब नेक्स्ट क्लास का डीपीपी समझ लो यही है एक तरीके से, या फिर HW बोल लो इसको सॉल्व कर लिए तो तुम्हारा बहुत बेस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और मोल के बारे में बता दिया था डीपीपी में कि मोल निकालने का और भी तरीके होते हैं, जैसे वॉल्यूम के टर्म्स में एसटीपी में यदि वॉल्यूम पूछा है तो 22.4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, गिवन वॉल्यूम बाय 22.4। ठीक, सॉल्युबिलिटी का मतलब जानते हो, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, सॉल्युबिलिटी मतलब है सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व इन स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। अब ये डिपेंड करता है किस पे, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे और सॉल्वेंट पे एज वेल एज टेम्परेचर पे। बहुत टाइम पे देखना कि चीनी जल्दी घुलता है टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो सॉल्युबिलिटी डिपेंड कर रहा है किस पे, सॉल्यूट के नेचर पे, सॉल्वेंट के नेचर पे और टेम्परेचर पे। टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करता है तुम्हारा सॉल्युबिलिटी। देखो अब इसके बारे में क्या बताया गया यहाँ पे देखो, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक, सॉलिड ऑफ सॉल्युबिलिटी, देखो ये सब इसलिए बता रहा हूँ ना क्योंकि इसका काम आएगा, ये सब चीज समझ लोगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी समझना आसान होगा। जैसे बोला जा रहा है एवरी सॉलिड डज नॉट डिसॉल्व इन ए गिवन लिक्विड, बहुत सही बात है। जैसे मान लो थर्मोकॉल फॉर्म का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, और उसको यदि पानी में छोड़ दोगे तो वो तैरता रह जाएगा। थर्मोकॉल फॉर्म को यदि पानी में छोड़ोगे तो वो क्या होगा, तैरता रहेगा, कभी घुलेगा नहीं। ठीक है, तो लेकिन नमक को, सोडियम क्लोराइड को क्या कर रहे हो, या फिर चीनी को पानी में रखोगे तो घुल जाएगा। नेप्थलीन एंथ्रासीन कभी नहीं घुलेगा। ठीक है, नेप्थलीन बॉल जो व्हाइट वाला था, डामर गोली बोलते हैं उसको, यदि पानी में डाल के छोड़ दोगे तो वो कभी घुलने वाला नहीं है, लेकिन चीनी को डाल के छोड़ोगे तो वो घुल जाएगा। ठीक है, लेकिन नेप्थलीन और एंथ्रासीन जो है, डामर गोली जो है, वो किस में घुलेगा, वो बेंजीन में डिजोल्व हो जाएगा। लेकिन सोडियम क्लोराइड और चीनी बेंजीन में डिजोल्व नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि जो पोलर मॉलिक्यूल होता है, पोलर सॉल्यूट होता है, वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, और जो नॉन पोलर सॉल्यूट होता है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। नॉन पोलर क्या है, जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है वो नॉन पोलर होता है, जिसका कुछ डाइपोल मोमेंट होता है वो पोलर होता है। आप बोलोगे डाइपोल मोमेंट क्या है, तो वो सब नेक्स्ट क्लास में किसी एक अलग वीडियो में बता दिया जाएगा। ऐसे एक एक बाल की खाल निकालते रहोगे तो सिलेबस कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, बताएंगे। देखो इन जनरल क्या है, सॉल्यूट डिसॉल्व इन ए सॉल्वेंट इफ इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन आर सिमिलर इन टू वेज, और वी में से लाइक डिसॉल्व लाइक। मतलब बोला जा रहा है जो जिसके जैसा है उसके साथ डिसॉल्व हो जाएगा, मतलब तुम्हारा दोस्त भी तुम्हारा ही जैसा होगा। ऑलमोस्ट 100% गारंटी है, चोर का दोस्त चोर से होगा
पुलिस का तो देखते नहीं हो, गिरोह पकड़ाता है, एक साथ 8 लोग पकड़ाए, तो आठों के आठों का सेम मेंटेलिटी था, तभी तो एक ही काम कर रहे थे साथ में। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इसी तरीके से हो गया लाइक डिजॉल्व लाइक। नेक्स्ट देखो, व्हेन अ सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड टू ए सॉल्वेंट, मतलब बोला जा रहा है कि जब किसी सॉलिड सॉल्यूट को हम लोग सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, सिंपल इमेजिन कर लो कि तुम क्या कर रहे हो, चीनी को पानी में ऐड कर रहे हो, तो क्या होता है कि सम सॉल्यूट डिजॉल्व, उसमें क्या होगा ना कि कुछ सॉल्यूट क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है और उसका कंसंट्रेशन उस सॉल्यूशन में बढ़ जाता है। जैसे मान लो चीनी को इमीडिएट तुम पानी में डाले, तो जैसे तुम पानी में उसको डालते हो ना, तो कुछ चीनी, कुछ अमाउंट का चीनी जो होगा ना, वो घुलना स्टार्ट हो जाता है, घुल जाता है पानी में इमीडिएटली। ठीक है, इमीडिएटली क्या होता है, पानी में घुल जाता है और अपना कंसंट्रेशन को वाटर में इंक्रीज, मतलब अब वाटर वो थोड़ी रहा है, जब मान लो पानी अकेले है तो वो एक सॉल्वेंट है, उसमें तुम चीनी डाल दिया और थोड़ा सा भी चीनी यदि उसमें डिजोल्व हो गया तो वो सॉल्यूशन बन गया। समझ पा रहे हो? और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिजोल्यूशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिजोल्यूशन। अब क्या होता है, some solute particle in solution collide with the other solute particle and get separated out of the solution. This process is known as crystallization. ये क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस बताया कि बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, आपस में टकराते हैं और कुछ टकरा के मीडियम से बाहर निकल जाते हैं, तो वो क्या होता है, क्रिस्टल क्रिस्टल के फॉर्म में जमा हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। और फिर बोला जा रहा है स्टेज इज रिच्ड व्हेन टू प्रोसेसेस अकर एट सेम रेट, मतलब एक ऐसा प्रोसेस आ जाएगा, ये ऐसा स्टेज आ जाएगा जब तुम्हारा डिजोल्यूशन, ठीक है, और क्रिस्टलाइजेशन दोनों एक साथ हो रहा है, ठीक, सेम रेट में हो रहा है। सेम रेट मतलब इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। तो ऐसा कंडीशन को क्या क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल गोइंग इनटू सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू सॉल्यूट पार्टिकल सेपरेटिंग आउट। मतलब क्या हो रहा है कि जितना मॉलिक्यूल का सॉल्यूट मतलब सॉल्यूशन में जा रहा है, उतना ही क्या हो रहा है, सॉल्यूट पार्टिकल बाहर भी आ रहा है। ठीक है, तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम हो गया, डायनेमिक इक्विलिब्रियम का स्टेट आ जाता है, मतलब जितना सॉल्यूट से सॉल्यूशन बन रहा है उतना क्या हो रहा है, बाहर भी आ रहा है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है कि तुम्हें बाहर से दिखेगा कि सिस्टम पूरा रुका हुआ है, सिस्टम क्या है, स्टेबल है, रुका हुआ है, ठीक है, लेकिन अंदर अंदर उसकी मूवमेंट क्या होगी, होते रह जाएगी। डायनेमिक इक्विलिब्रियम समझने के लिए इस तरीके का एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मान लो यहाँ पे एक टब है, इस टब में पानी भरा हुआ है, ठीक है, इस टब में क्या है, पानी भरा हुआ है, और इसमें एक होल है आउटलेट के लिए और एक होल है यहाँ पे इससे इनलेट के लिए। तो ये, और यहाँ पे क्या है, ये इनलेट और आउटलेट इसका कवर है, कर्टेन से कवर है। ठीक है, ये कवर, ये तुम नहीं देख पा रहे, तुम देख पा रहे हो सिर्फ ये टैंक। तो जितना पानी इधर से आ रहा है उतना ही पानी यहाँ रिलीज हो रहा है। ठीक है, जितना पानी ऊपर से आ रहा है उतना इधर रिलीज हो रहा है, तो तुम्हें क्या दिखेगा, ये टैंक हर टाइम पे रुका हुआ दिखेगा। समझ पा रहे हो, ये टैंक हर टाइम पे क्या दिखेगा, तुम्हें रुका हुआ दिखेगा। लेकिन यदि तुम इसमें थोड़ा सा इंक डाल दो तो थोड़ा ये क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, तुरंत इसका कलर चेंज हो जाएगा और फिर वापस से फिर ये पानी का कलर हो जाएगा। मतलब जब तुम इंक डाले तो उससे तुम्हें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे हर मॉलिक्यूल हर टाइम पे चेंज हो रहा है, क्योंकि तो इस तुम इंक डाले, ये कलर हो गया, उसके बाद फिर इसका कलर फिर निकल गया बाहर। तो इससे तुम्हें क्या पता चल रहा है कि जो भी मॉलिक्यूल्स है ना वो यहाँ पे दिख रहे हैं बस, बट उनका मूवमेंट हो रहा है, डायनेमिक फॉर्म में वो मूव कर रहे हैं, बट लग रहा है कि वो रुके हुए हैं। ठीक है, तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में इसी तरीके से होता है, सॉल्यूट जाता है सॉल्यूशन फेज में और सॉल्यूशन से कुछ सॉल्यूट निकल के वापस से आ जाता है, तो तुम्हें बाहर से दिखेगा वो रुका हुआ है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, बट वहां पे एक्चुअली हो रहा है। ठीक है, अब इसमें बोला जा रहा है एट दिस स्टेज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन विल रिमेन कांस्टेंट अंडर गिवन कंडीशन। तो गिवन कंडीशन बोला जा रहा है कि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि जितना बाहर जा रहा है सॉल्यूट उतना क्या हो रहा है, अंदर भी आ जा रहा है। अब बोला जा रहा है गिवन कंडीशन क्या है इसमें, टेम्परेचर और प्रेशर। यदि टेम्परेचर प्रेशर को तुम कंट्रोल कर दोगे तो क्या होगा कि एट दिस स्टेज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एक सॉल्यूशन में क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। A similar process is followed when gas are dissolved in liquid. Such solution in which no more solute can be dissolved with non is saturated. मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक फिक्स टेम्परेचर पे और ज्यादा सॉल्यूट को हम लोग डिजोल्व नहीं कर पाते, उसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। अब है कि एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब जिसमें और ज्यादा सॉल्यूट घूम सकता है, डिजोल्व हो सकता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन विच इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद अनडिसॉल्व्ड सॉल्यूट is the saturated solution and the contains maximum amount of solute dissolved in the given amount of solvent। ठीक है, मतलब कि सॉल्यूशन को डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, द सॉल्यूशन विच इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ऐसा सॉल्यूशन जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है विथ अनडिजॉल्व सॉल्यूट, और उसका सॉल्यूट अभी कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं हुआ है, तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। ठीक है,
एंड कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन सीधा सीधा बोलने का मतलब उसमें और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा। अब उसमें जो सॉल्यूट तुम डाल रहे हो वो बाहर ही आके रुका हुआ है, और ज्यादा सॉल्यूट फिक्स टेम्परेचर पे डिसॉल्व नहीं होगा उसमें। और ज्यादा यदि तुम्हें सॉल्यूट डिसॉल्व करना है तो क्या करना होगा, उसको हीट करना होगा। हीट करोगे तो और सॉल्यूट डिसॉल्व होगा, और उसके बाद फिर एक टेम्परेचर आएगा जिसके बाद और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा, तो वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है, इसमें देखो सॉलिड वाले में टेम्परेचर का इफेक्ट बताया जा रहा है। तो बोल रहा है कि सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड, मतलब जब किसी सॉलिड को तुम लिक्विड में डिसॉल्व करते हो ना तो वो टेम्परेचर से बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। जैसे सिंपल बात है, चीनी को घोलना है, गर्म पानी में घोलोगे तो बहुत जल्दी घुल जाएगा, ठंडे पानी में घोलोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये चीज बताया है, और इस पे ली चैटेलियर प्रिंसिपल काम करता है। ये ली चैटेलियर प्रिंसिपल हम लोग पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें क्या बताया जाता है, इसमें बताया जाता है कि जो भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेंड कर चुका है, उस रिएक्शन को यदि हम डिस्टर्ब कर रहे हैं किसी भी फैक्टर से, तो वो रिएक्शन क्या करता है, अपने आप को इस तरीके से मैनेज करता है, इस तरीके से अरेंज करता है, जिससे वो फैक्टर का, जो फैक्टर इस रिएक्शन को डिस्टर्ब कर रहा है, वो फैक्टर का इम्पैक्ट नलीफाई होना चालू हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं प्रेशर पे। तो प्रेशर का कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं होता है सॉलिड वाले केस में। सॉलिड और लिक्विड, जब सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो प्रेशर का उस तरीके का कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं होता है। ठीक। तो ये हो गया सॉलिड इन लिक्विड। नेक्स्ट है देखो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड किस तरीके से बताया जा रहा है। तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड वाला पोर्शन ना हम लोग स्केप करें। ठीक। क्यों स्केप करेंगे, क्योंकि इसका अभी वहां पे नीड नहीं लगेगा। हमें नीड लग रहा है बस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब ऐड कर रहे हैं तो। हाँ, हालांकि इसमें दो लॉ दिया है जो तुम्हें जानना है, हेनरी लॉ और रॉल्स लॉ। तो इसके बेसिस पे भी वहां पे हम लोग को हेल्प मिलेगा। ठीक है, देखो ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, हाँ ये वेपर प्रेशर के टर्म में इसको समझो। देखो एक लॉ आता है, जब अभी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन मतलब तुम्हें ऐसा सॉल्यूशन बनाया जा रहा है जिसमें क्या है, दोनों लिक्विड है। इससे पहले यदि कहीं पे वेपर प्रेशर का बात किया गया होगा, देखो देखो ये वाला जो सेक्शन दिया है ये समझने का जरूरी है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन भी है। इसमें क्या बताया जा रहा है ना, इसमें देखो बताया जा रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें क्या बोला जा रहा है कि लिक्विड सॉल्यूशन कब बनता है, तुम्हें भी पता है लिक्विड सॉल्यूशन तब बनता है जब एक सॉल्वेंट क्या हो, लिक्विड हो, और बाकी सॉल्यूट कुछ भी हो। सॉल्वेंट यदि एक लिक्विड है तो लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। अब बोला जा रहा है कि सॉल्यूट क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, गैस भी हो, लिक्विड भी हो, सॉलिड भी हो, चलेगा। अब बोला जा रहा है सॉल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड। इसका अभी तुम्हें काम भी नहीं है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने में इसका उतना रोल नहीं है। इसमें बोला जा रहा है इस सेक्शन में अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड इन ए लिक्विड, मतलब लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ेंगे। ऐसा सॉल्यूशन बोला जाए सब सॉल्यूशन में कंटेन वन और मोर वोलाटाइल कंपोनेंट। ये वर्ड वोलाटाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। वोलाटाइल मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एसीटोन है, एसीटोन, या फिर नेल पेंट रिमूवर हाथ में लगाए होगे, तो नेल पेंट रिमूवर को हाथ में लगाते हो तो बहुत कूल लगता है, ठंडा लगता है। क्यों, क्योंकि वो इवेपोरेट कर जा रहा है तुम्हारे बॉडी टेम्परेचर से। तो वोलाटाइल कंपोनेंट ऐसा होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम हो, वो थोड़े से भी टेम्परेचर पे आएगा तो वो क्या करेगा, अपने आप को वेपर में कन्वर्ट कर लेगा। वोलाटाइल बोल सकते हो कि जैसे पेट्रोल वोलाटाइल है, पेट्रोल वोलाटाइल है तो वो थोड़ा सा भी टेम्परेचर लगता है तो वो क्या होने लग जाता है, वेपर्स बनना चालू हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, जनरली द लिक्विड सॉल्वेंट इज वोलाटाइल। अब क्या बोला जा रहा है, जो लिक्विड सॉल्वेंट होता है ना, इवन वाटर भी क्या है, वोलाटाइल है। मान लो तुम यदि एक टम्बलर में क्या रख रहे हो, पानी रख के छोड़ दे रहे हो, 20 दिन बाद देखो पानी अपने आप इवापोरेट हो जाएगा। समझ पा रहे हो, तो कोई भी जो लिक्विड सॉल्वेंट है ना वो क्या होता है, वोलेटाइल होता है। अब बोला जा रहा है सॉल्यूट जो हम लोग उसमें ऐड करते हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए, वो वोलेटाइल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लिक्विड जो कंपोनेंट है वो वोलेटाइल होगा, और जो सॉल्यूट है ना वो वोलेटाइल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे तेल है, तेल वोलेटाइल नहीं हो सकता, यदि हम पानी में थोड़ा सा तेल डाल दें तो एक लेयर बन जाता है पानी के ऊपर। समझ पा रहे हो?
तो तेल वोलेटाइल नहीं है, लेकिन पानी जो है वो वोलेटाइल है। अब पेट्रोल को देखो, पेट्रोल वोलेटाइल है, ठीक है। तेल मतलब हम बेसिकली मस्टर्ड ऑयल ये सब का बात कर रहे हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि we shall discuss the properties of only binary solution, the solution containing two components, namely solution of liquid in liquid और solid in liquid। तो सबसे पहले देखो, हम लोग को जो मेजरली जो काम है ना, वो काम है हम लोग को सॉलिड सॉलिड वाले पे। तो हम लोग सॉलिड सॉलिड मतलब सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन उसको देखते हैं। और ये वाला पार्ट थोड़ा सा समझ लो। देखो, इसमें क्या बोला जा रहा है ना कि कोई बाइनरी सॉल्यूशन तुम इमेजिन कर लो। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब दो कंपोनेंट जिसमें होगा, एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा। अब इसमें बोला जा रहा है कि दोनों के दोनों जो लिक्विड हम ले रहे हैं ना, मतलब लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन ले रहे हैं, तो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में क्या है कि एक दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल है। मतलब दो ऑयल को आपस में समझ, मतलब दो तरीके के सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट भी दोनों वोलेटाइल, मतलब दोनों वेपर फॉर्म में जा रहे हैं। उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या कर, when taken in closed vessel both the component would evaporate and eventually an equilibrium would be established between the vapor phase and liquid phase. Let the total vapor pressure at this stage is P total and P1 P2 be the partial vapor pressure of the two component 1 and 2। ठीक है, these partial pressure are related to the mole fraction of x1 x2 of the two component 1 and 2 respectively। ठीक। अब देखो, इसमें क्या बोला जा रहा है कि मान लो कि हम क्या कर रहे हैं ना कि दो दो टम्बलर में सॉल्वेंट ले लिए, एक में सॉल्वेंट वन, ठीक है, ये मान लो सॉल्वेंट वन है, और दूसरे टम्बलर में हम सॉल्वेंट टू ले लिए, ठीक है, सॉल्वेंट टू ले लिए, ठीक। अब इसमें क्या होगा, सॉल्वेंट वन और ये सॉल्वेंट वन है, ये क्या है, सॉल्वेंट टू है। इसमें क्या है, ये भी वेपर्स बना रहे हैं, ठीक है, ये भी वेपर बना रहे हैं, ये भी वेपर बना रहे हैं। तो इसका जो वेपर है ना, पार्शियल प्रेशर मतलब इसका आंशिक, जब हम इन दोनों को मिक्स कर दिया आपस में, जैसे मान लो एक बॉक्स है, ठीक है, मान लो एक बॉक्स है, इस बॉक्स में दो लोग को बंद कर दिए, दो आदमी को बंद कर दिए, तो ये भी ताकत लगा रहा है इसको खोलने के लिए, ये भी ताकत लगा रहा है। तो ये इंडिविजुअली जितना पावर लगाएगा या जितना शक्ति लगाएगा ना, वो हो जाएगा इसका पार्शियल पावर। और ये जितना लगाएगा ये हो जाएगा पार्शियल पावर। दोनों के पावर को ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा टोटल पावर। समझ पा रहे हो? तो इसी तरीके से बोला जा रहा है कि हम क्या किए यहाँ पे, लेट द टोटल वेपर प्रेशर एट दिस स्टेज, मतलब बोथ कंपोनेंट वुड इवेपोरेट इवेंचुअली एंड इक्विलिब्रियम वुड एस्टैब्लिश between vapor pressure and the liquid phase। Let the total vapor pressure at the stage P total and P1 P2 the partial vapor pressure of the component। अब इसमें क्या बोला है कि वेपर प्रेशर को डिनोट कैसे करेंगे, जैसे ये वेपर प्रेशर बन रहा है तो कैसे डिनोट करेंगे। तो दीज पार्शियल प्रेशर आर रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन। तो बोला जा रहा है कि मोल फ्रैक्शन से हम इनका पार्शियल प्रेशर को रिलेट कर सकते हैं। पार्शियल प्रेशर मतलब समझ गए, पार्शियल प्रेशर मतलब होता है, पार्शियल प्रेशर मतलब इस गैस का अकेला कितना प्रेशर लग रहा है उसको हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो उसको बताने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन, x1 और x2 यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मोल फ्रैक्शन x1 हो जाएगा, इसका x2 हो जाएगा। मान लो हम दोनों को मिक्स कर दिए, ठीक है, दोनों सॉल्यूशन को मतलब दोनों सॉल्वेंट को आपस में मिक्स कर दिए, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इसका लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का, तो दोनों लिक्विड को मिक्स कर दिए, वन और टू को, ठीक है। तो वन का पार्शियल प्रेशर क्या है, P1, और टू का पार्शियल प्रेशर P2। इसका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा x1 और इसका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा x2, ठीक है। तो फ्रेंच केमिस्ट था, इसका नाम था रॉल्स, इन्होंने अपना लॉ दिया, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है इस लॉ में कि फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, मतलब जब दो वोलेटाइल लिक्विड को आपस में मिला रहे हो, तो जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है दोनों कंपोनेंट का, ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। मतलब मान लो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो तुम इसमें सॉल्यूशन वन को, सॉल्वेंट वन और सॉल्वेंट टू दोनों को मिक्स कर दिए, ठीक है, एक टम्बलर में। अब बोला जा रहा है कि इसका तुम x1 मोल फ्रैक्शन है और इसका x2 मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। तो इसमें बोला पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होगा इन दोनों कंपोनेंट का, यदि मान लो सॉल्यूशन बन गया है, दोनों वोलेटाइल सॉल्वेंट ऐड करके तुम सॉल्यूशन बना दिए। अब सॉल्यूशन बनने के बाद तुम्हें दोनों का पार्शियल चाहिए, पार्शियल प्रेशर। तो वो पार्शियल प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, बोला वो डिपेंड करेगा मोल फ्रैक्शन, ठीक है। वो किस पे डिपेंड करेगा, मोल फ्रैक्शन पे। किसके मोल फ्रैक्शन पे, जो तुम सॉल्यूशन सॉल्यूट या सॉल्वेंट जो भी ऐड किए हो ना तुम, उस मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा पार्शियल प्रेशर। तो मान लो कंपोनेंट वन का पार्शियल प्रेशर क्या है, P1, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ वन। वन का कितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन है उस सॉल्यूशन के अंदर, उस पे उसका पार्शियल प्रेशर डिपेंड करेगा। तो ये बोला P1 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ वन इन सॉल्यूशन, ठीक है।
अब इसमें क्या बोल रहा है कि जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, तो यहाँ पे P1 नॉट लगा दिए। अब P01 क्या है? P01 है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एट द सेम टेम्परेचर। मतलब जब तुम फर्स्ट वाले सॉल्वेंट को अकेले रखे थे ना, तो इस सीन में जो इसका प्रेशर था, उसको हम लोग P01 बोल रहे हैं। ठीक है, P01 क्या है कि जब तुम वन वाले कंपोनेंट को अकेला रखे थे, तो ये जो अपना वेपर प्रेशर बनाता था, उसको हम लोग P01 बोल रहे हैं। और जब तुम सेकंड वाले को अकेले रखे हो, ये जो प्रेशर बना रहा है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? P02 बोल रहे हैं। ठीक है, P02 हो गया ये दूसरे के लिए। अब जब इन दोनों को आपस में क्या किया, मिक्स कर दिए, दोनों को मिक्स करके यहाँ पे दिखा रहे हैं 1 और 2। तो अब हमको इस सॉल्यूशन में इसका पार्शियल प्रेशर निकालना है। तो इसका पार्शियल प्रेशर P1 हो जाएगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि कितना मोल, कितना अमाउंट हमने इसमें ऐड किया है। ठीक है, सेम कंपोनेंट 2 के लिए भी लिख लोगे। अब डाल्टन लॉ क्या बोलता है? डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बोलता है कि टोटल प्रेशर जो होता है, वो क्या होता है? सारे पार्शियल प्रेशर का सम होता है। तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर का सम हो जाएगा। तो अब इसमें क्या कर रहे हो तुम? पार्शियल प्रेशर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? X1 P01 लिख सकते हैं P1 के लिए, ऊपर लिखे हैं। ठीक है, P2 को कैसे लिख सकते हैं? X2 P02 लिख सकते हैं। अब बोला जा रहा है कि तुम्हें पता है X1 और X2 क्या? मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है? हमेशा 1। तो यहाँ पे तुम X1 को लिख सकते हो X2 के टर्म्स में। तो X1 को X2 के टर्म्स में क्या लिखो? 1 - X2 लिख सकते हैं। तो X1 के बदले क्या लिख दिए? 1 - X2 लिख दिए। P01 है यहाँ पे X2 क्या हो जाएगा? P02 हो जाएगा। P01 प्लस P02 माइनस P01 इंटू X2। तो ये हो जाएगा टोटल प्रेशर का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, कब? लिक्विड लिक्विड के केस में। कब होगा? लिक्विड लिक्विड के केस में। अभी हम लोग लिक्विड लिक्विड में क्या बात कर रहे हैं, लिक्विड सॉलिड का बात नहीं कर रहे। ठीक है, अब इससे क्या क्या कंक्लूजन निकल रहा है? इसमें बोला जा रहा है टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट। देखो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन सिर्फ एक का दिख रहा है, X2 दिख रहा है ना। तो बोला टोटल टोटल वेपर प्रेशर जो होता है ना, टोटल वेपर प्रेशर, उसको हम लोग सिर्फ एक किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन यदि तुम्हें पता है, तो तुम उससे कैलकुलेट कर सकते हो। अब बोला टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन वेरीज लिनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2। कंपोनेंट 2 के साथ लिनियरली एक रिलेशन निकाल के दिखाया गया इस ग्राफ में, कि जैसे जैसे एक बढ़ रहा है, एक का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, दूसरा का मोल फ्रैक्शन घट रहा है। डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1 and 2, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन डिक्रीजेज और इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1। ठीक है, तो बोला क्या जा रहा है, यदि कंपोनेंट 1 का तुम मोल फ्रैक्शन को बढ़ाते जाओगे, जैसे यहाँ पे कंपोनेंट 1 है, इसका मोल फ्रैक्शन को बढ़ाओगे, डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट 1 and 2, the total vapor pressure over the solution decreases or increases with increase of the mole fraction of component 1। component 1 का mole fraction को यदि तुम इंक्रीज करते जाओगे या फिर डिक्रीज, देखो 1 है यहाँ पे, तो 1 से जैसे जैसे इधर जा रहे हैं, तो ये क्या हो जा रहा है? X1 0 हो जा रहा है, यहाँ पे X2 हो जा रहा है 1। तो इसका देखो P टोटल लिखे हैं, P1 P2 लिखे हैं। तो इस पॉइंट पे सिर्फ यहाँ पे देखो P2 बच रहा है, और इस पॉइंट पे यहाँ पे सिर्फ P1 बच रहा है। मतलब जब तुम्हारा X1 सिर्फ सॉल्यूशन में सिर्फ X1 है, तो P1 मैक्सिमम है, मतलब पार्शियल प्रेशर 1 का मैक्सिमम है। और जब यहाँ पे तुम्हारा सिर्फ X2 अवेलेबल है, तो P2 यहाँ पे सिर्फ बच रहा है प्रेशर। ठीक है, और बीच में टोटल प्रेशर निकालने का P1 P2 है, दोनों ऐड है, जिसका अमाउंट जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, उस हिसाब से प्रेशर भी बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो ये बोल रहा है। नेक्स्ट है देखो, ये हो गया रॉल्स लॉ के बारे में। अब क्या बोला जा रहा है कि वेपर फेज का बात कर रहा है। वेपर की फेज का बात करने का मतलब क्या है? देखो थोड़ा सा देखो, इसमें क्या बताया जा रहा है ना, कि इसमें बोला जा रहा है कि मान लो प्लॉट 1 2 बता दिए, ये हो गया वो हो गया। अब कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन डिटरमाइंड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, इफ Y1 and Y2 आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ द वेपर्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट, हाँ वेपर पे, जैसे देखो मान लो ये कंटेनर है, इसमें तुम 1 और 2 को मिक्स कर दिया, तो ये लोग अपना वेपर बनाएंगे, तो यहाँ पे भी वेपर फेज में कुछ तो आएगा। ठीक है, तो वेपर फेज में जो आएगा वो भी क्या होगा? 1 का ही पार्ट होगा, 2 का ही पार्ट होगा। तो ये 1 का जो पार्ट होगा उसको Y1 बोल दे रहे वेपर फेज में इनका मोल फ्रैक्शन, और Y2 बोल दे रहे वेपर फेज में इनका मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे भी पार्शियल प्रेशर निकालना होगा, तो क्या हो जाएगा? P1 इक्वल टू Y1 इंटू पी टोटल। Y1 क्या है? मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में, और Y2 क्या है? मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में। इसमें टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई करोगे तो तुम पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हो। ठीक है, तो उसी बेसिस पे ये क्वेश्चन दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सब जो क्वेश्चन एग्जांपल वाला है, ये सब डीटीपी में जाएगा।
आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखो, अब आ रहे हैं हम लोग धीरे धीरे अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वाला, ये जो टॉपिक दिया है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इन सॉलिड्स इन लिक्विड, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपको समझना है, ठीक है। इसको हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो का लेंथ लंबा नहीं कर रहा हूँ, ये वीडियो देखो। उसके बाद हम लोग ये वाला जो पार्ट है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, बहुत तगड़ा कंसेप्ट है, ये समझो। इसके बाद डायरेक्टली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आपको भी लग रहा होगा कि मैं घुमा रहा हूँ बार बार, बट मेरा गोल है कि आपका जो मतलब क्लियर हो कंसेप्ट, ठीक है, और क्वेश्चंस बने। मुझे ये मतलब नहीं है आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेंदी पढ़ा रहा हूँ, कहाँ से पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चंस बनने चाहिए, जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्वेश्चंस बनने चाहिए, दैट्स ऑल। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।